हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्काई ड्रीमर पर। दोस्तों, पॉलिटी का जो सीरीज़ मैं स्टार्ट किया हूँ उसका आज जो है तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने राज्य व्यवस्था, प्रस्तावना और नागरिकता के बारे में पढ़े थे, और जो सेकेंड क्लास थी उसमें सिर्फ मूल अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज तीसरा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग डीपीएसपी, मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी वर्णित है। ये तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ डीपीएसपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। चलिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे संविधान का भाग 4 है उसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में वर्णित है। ये तत्व जो है सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, मतलब एक तरह से ये सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, और इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब कि सरकार क्या करती है कि जो डीपीएसपी में वर्णित है उन्हीं नीतियों का पालन करती है। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे डीपीएसपी के उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। मतलब डीपीएसपी का उद्देश्य यही है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। मतलब सबको जो है सरकार जो भी योजनाएं लाती है, जो भी नीतियां करती है, तो उसका लाभ जो है सबको मिले, सारे जन को मिले। एक तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से जो है न्याय सुनिश्चित हो, जिससे नागरिकों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे। एक तरह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी बढ़ावा मिले, मतलब सब लोग एकजुट रहें, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिले। डीपीएसपी की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी जान लेते हैं। ये तत्व गैर न्यायोचित हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये तत्व सरकार के लिए नैतिक दायित्व हैं। ये तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये तत्व समय के साथ विकसित होते रहे हैं। इसमें ये कहा जाए ना कि ये जो है गैर न्यायोचित हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब कि ये अदालतें क्या करती हैं? न्याय करती हैं, तो ये गैर न्यायोचित है। मतलब अदालतें इसको लागू नहीं करती हैं, इसको सरकार जो है इन नीतियों का पालन करती है। ये सरकार का दायित्व होता है कि वो जो भी डीपीएसपी में वर्णित है उनकी उस पर काम करे। डीपीएसपी के प्रकार, डीपीएसपी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 तरह की श्रेणियां हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांत। चलिए जान लेते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांत। आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना ये वर्णित है। और अनुच्छेद 39 नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधन, सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा और बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करना, ये अनुच्छेद 39 में दिया गया है। और अनुच्छेद 41 में काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है।
अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये वर्णित है। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषण स्तर के और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये समाजवादी सिद्धांत है जिसके अंतर्गत ये आर्टिकल्स आते हैं। अब गांधीवादी सिद्धांत जान लेते हैं, डीपीएसपी के गांधीवादी सिद्धांत जान लेते हैं। तो आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40, 43, 46, 48 और 48 ये जो है गांधीवादी सिद्धांतों की विशेषता है। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। अनुच्छेद 46 में एससी और एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है। और आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान को प्रोत्साहित करना। मतलब आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल रिलेशन की, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है और राष्ट्रों के बीच एक तरह से न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बने रहें। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की बात करता है, आर्टिकल 44। और आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया हुआ है। डीपीएसपी का महत्व समझ लेते हैं। ये तत्व सरकार के लिए एक तरह से मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में मदद करते हैं। ये तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तत्व नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष में देखते हैं, डीपीएसपी संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जो है डीपीएसपी क्या है, एक संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो है सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने स्थापित करने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। अब डीपीएसपी की मूलभूत विशेषताओं के बारे में समझते हैं, चलिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मूलभूत विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला तो जो है गैर न्यायोचित है। ये डीपीएसपी को अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको गैर न्यायोचित बोला गया है। इसका मतलब है कि यदि सरकार इन तत्वों को लागू नहीं करती है तो नागरिक अदालतों में जाकर सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको गैर न्यायोचित बोला गया है। राज्य के लिए नैतिक दायित्व है। ये डीपीएसपी सरकार के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्व है। सरकार को इन तत्वों को लागू करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ये नैतिक दायित्व है, सरकार चाहे तो काम करेगी, चाहे तो नहीं करेगी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो। ये तत्व सरकार को नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
ये तत्व सरकार को ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करती है। मार्गदर्शक सिद्धांत। डीपीएसपी सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो नीति निर्माण और कानून बनाने में सरकार की मदद करते हैं। ये तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक दिशा प्रदान करते हैं। समय के साथ विकासशील। डीपीएसपी समय के साथ विकसित होते रहे हैं और नए तत्वों को जोड़ा गया है ताकि वे आधुनिक चुनौतियों का सामना कर सकें। 42वें और 44वें संशोधन अधिनियमों ने डीपीएसपी में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय शांति। डीपीएसपी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। विभिन्न विचारधाराओं का मिश्रण। डीपीएसपी में समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारधाराओं का मिश्रण है जो भारतीय समाज की विविधता को दर्शाता है। इन विशेषताओं से पता चलता है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान का एक ये निष्कर्ष है। इन विशेषताओं से पता चलता है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है डीपीएसपी में निर्देशक शब्द क्या मतलब होता है इसका, ये जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कई निर्देशक शब्द हैं जो सरकार को विशिष्ट कार्यों को करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, मतलब निर्देश देते हैं। ये शब्द सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ डीपीएसपी में प्रयुक्त कुछ मुख्य निर्देशक शब्दों का विवरण दिया गया है, चलिए जान लेते हैं। पहला, राज्य प्रयास करेगा, ये शब्द देख लेते हैं। यह वाक्यांश, राज्य प्रयास करेगा, यह वाक्यांश सरकार को कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। एक और है, राज्य विशिष्ट रूप से ध्यान देगा, स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी। अब देखिए, राज्य विशिष्ट रूप से ध्यान देगा, ये शब्द जो है, यह वाक्यांश सरकार का कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए, सरकार को कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य विशिष्ट रूप से अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, मतलब इस ओर ध्यान देगा, राज्य इस ओर ध्यान देगा। राज्य प्रयास करेगा, नेक्स्ट है, राज्य प्रयास करेगा। यह वाक्य सरकार को कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है। जैसे कि आर्टिकल 43A कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा, ऐसा कहा गया है। राज्य लागू करने का प्रयास करेगा। यह वाक्यांश सरकार को कुछ उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 48A कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य का कर्तव्य होगा। यह वाक्यांश राज्य के ऊपर एक कर्तव्य डालता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। राज्य संगठन करेगा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। निष्कर्ष देख लेते हैं।
ये निर्देशक सब सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक डीपीएसपी। चलिए ये भी जान लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान सरकार को ऐसी नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करती है। यहाँ आर्थिक और सामाजिक डीपीएसपी के कुछ प्रमुख पहलुओं का विवरण दिया गया है। आर्थिक डीपीएसपी जान लेते हैं। अनुच्छेद 39। यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि नागरिकों के पास पर्याप्त आजीविका के साधन हों। यह संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देता है। यह धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करता है। यह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। यह श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करता है। यह बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 41। यह अनुच्छेद राज्य को काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 43। यह अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 43A। यह अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। सामाजिक डीपीएसपी जान लेते हैं। सामाजिक डीपीएसपी में अनुच्छेद 38। यह अनुच्छेद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 42। यह अनुच्छेद काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 46। यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 47। यह अनुच्छेद लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करता है। डीपीएसपी के महत्व जान लेते हैं। ये डीपीएसपी सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करते हैं। डीपीएसपी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सामाजिक असमानताओं को कम करने में मदद करते हैं। यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्व हैं। नेक्स्ट, गांधीवादी डीपीएसपी। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं और इनका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जो अहिंसा, स्वशासन और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। यह गांधीवादी डीपीएसपी के अब उसके बाद देखिए, जो गांधीवादी डीपीएसपी है उनके कुछ प्रमुख पहलुओं का विवरण दिया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। देखिए आर्टिकल 40 क्या करता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन हो, मतलब वो बने, छोटी छोटी इकाइयां बने। यह गांधी की ग्राम समाज के स्वराज के विचार को दर्शाता है, जिसमें गांवों को आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में देखा गया था। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना भी गांधीवादी सिद्धांत है।
यह अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। यह गांधी की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास के विचार को दर्शाता है। आर्टिकल 46 एससी और एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 में कही गई है। यह अनुच्छेद राज्य को एससी और एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करने का निर्देश देता है। यह गांधी की अस्पृश्यता के उन्मूलन और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के विचार को दर्शाता है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। यह अनुच्छेद राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने और विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाने और उनके वध को प्रतिबंधित करने का निर्देश देता है। यह गांधी के कृषि और पशुधन के प्रति सम्मान के विचार को दर्शाता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह अनुच्छेद राज्य को देश के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। यह गांधी के प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के विचार को दर्शाता है। गांधीवादी डीपीएसपी का महत्व समझ लेते हैं। ये प्रावधान भारतीय समाज में गांधीवादी मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देते हैं। वे ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। वे एक ऐसे समाज की स्थापना में योगदान करते हैं जो आत्मनिर्भर, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण हो। यह ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गांधीवादी डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे सरकार के लिए एक नैतिक और राजनीतिक दायित्व है। प्रशासनिक डीपीएसपी भी जान लेते हैं। ये क्या है? जब हम प्रशासनिक डीपीएसपी की बात करते हैं तो हम वास्तव में राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों और नीति निर्माण को मार्गदर्शन करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी सीधे तौर पर प्रशासनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं है, बल्कि वे सरकार के सभी कार्यों को प्रभावित करते हैं, जिनमें प्रशासनिक कार्य भी शामिल हैं। यहाँ कुछ डीपीएसपी हैं जो प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, जैसे आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। यह अनुच्छेद राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने जो अनुच्छेद 38 है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। यह अनुच्छेद राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। यह प्रशासनिक कार्यों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है जिसमें सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि नीतियां न्यायपूर्ण और समान हों। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जान लेते हैं। यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि नागरिकों के पास पर्याप्त आजीविका के साधन हों, सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण हो और धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। ये सिद्धांत प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आर्थिक नीतियां, सार्वजनिक सेवाओं का वितरण और संसाधन प्रबंधन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यह अनुच्छेद राज्य को काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए निर्देशित करता है। यह प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता है, जैसे कि रोजगार नीतियां, शिक्षा नीतियां और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है, ये मतलब की बात करता है। यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करने को निर्देश देता है।
ये प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता है, जैसे कि व्यक्तिगत कानूनों का निर्माण और कार्यान्वयन करना। मतलब जो प्रशासनिक कार्यों को जो आर्टिकल जो प्रभावित करते हैं उसको प्रशासनिक ही बोलेंगे, प्रशासनिक डीपीएसपी बोलेंगे। आर्टिकल 50 यानी कि 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। यह अनुच्छेद राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। यह प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता है, जैसे कि कानूनी प्रणाली का संगठन और संचालन। प्रशासनिक कार्यों पर डीपीएसपी का प्रभाव चलिए जान लेते हैं। डीपीएसपी सरकार को सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए एक नैतिक और राजनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं। वे सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि प्रशासनिक कार्य निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और नागरिकों के कल्याण के लिए हों। वे सरकार को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित डीपीएसपी। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित डीपीएसपी के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधी नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। यह अनुच्छेद भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शांतिपूर्ण और सहकारी दृष्टिकोण अपनाने के लिए निर्देशित करता है। यह अनुच्छेद 51 के मुख्य प्रावधानों का विवरण दिया गया है यहाँ पर, चलिए जान लेते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने का को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यह है आर्टिकल 51। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 51 का महत्व जान लेते हैं। जो आर्टिकल 51 है उसका महत्व क्या है। शांतिपूर्ण विदेश नीति। यह अनुच्छेद भारत को विदेश नीति को शांतिपूर्ण और सहकारी बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यह अनुच्छेद भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि बाध्यताओं का सम्मान करने और अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देता है। वैश्विक कल्याण। यह अनुच्छेद भारत को वैश्विक कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। यह भारत को जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और गरीबी जैसे वैश्विक मुद्दों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संवैधानिक दायित्व। यद्यपि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, अनुच्छेद 51 भारत सरकार के लिए एक संवैधानिक दायित्व है। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नैतिक और राजनीतिक दिशा प्रदान करता है। अनुच्छेद 51 का प्रभाव। अनुच्छेद 51 ने भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, गुटनिरपेक्षता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। अनुच्छेद 51 भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार और शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद करता है। डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का कार्यान्वयन। डीपीएसपी का कार्यान्वयन कैसे होता है वो जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यहाँ इसके कार्यान्वयन के कुछ मुख्य पहलू दिए गए हैं।
ये कहा जा रहा है कि जो संविधान है, संविधान के भाग 4 में जो वर्णित है डीपीएसपी, उसका कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। चलिए जान लेते हैं डीपीएसपी का स्वरूप। डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये सरकार के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्व है। ठीक, इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये है डीपीएसपी। ओके, कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम क्या क्या उठाए गए हैं डीपीएसपी को के कार्यान्वयन के लिए, कौन कौन से कदम, वो जान लेते हैं। जैसे भूमि सुधार, लगभग सभी राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून पारित किए हैं। श्रम सुधार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के माध्यम से श्रमिकों के हितों की रक्षा की गई है। पंचायती राज, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और अन्य कानूनों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के प्रयास किए गए हैं। सामाजिक कल्याण योजनाएं, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के माध्यम से गरीबों और कमजोर वर्गों की सहायता की जाती है। शिक्षा का अधिकार, 86वें संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है। कार्यान्वयन में चुनौतियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, कुछ मामलों में सरकारें डीपीएसपी को लागू करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाती हैं। संसाधनों की कमी, कई डीपीएसपी को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है। न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका ने डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकारों को निर्देश देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। अब डीपीएसपी के महत्व को जान लेते हैं। डीपीएसपी सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में मदद करते हैं। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाते हैं। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो डीपीएसपी का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है और सरकार को इन तत्वों को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। चलिए ये मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्वों का विवाद जान लेते हैं। डीपीएसपी और मूल अधिकार के बीच जो विवाद है उनको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच विवाद एक जटिल मुद्दा रहा है। यहाँ इसके मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। विवादों का मूल क्या है वो जान लेते हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, जिसका अर्थ है इन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाती है तो वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। विवाद के मुख्य मुद्दे क्या हैं वो जान लेते हैं। दोनों के बीच जो विवाद है मुख्य मुद्दे क्या हैं। सर्वोच्चता का प्रश्न, क्या मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? ये प्रश्न उठता है। ये भी एक विवाद का विषय है। न्यायिक व्याख्या, अदालतों ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन कैसे बनाया है? अदालतों ने मूल ढांचे के सिद्धांत का उपयोग कैसे किया है? ये जो व्याख्या। सामाजिक न्याय बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी जान लेते हैं। क्या सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है? क्या आरक्षण जैसे उपाय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं? ये कहा, जैसे मान लीजिए आरक्षण डीपीएसपी द्वारा लागू किया जाता है और मूल अधिकार में सबको समान माना गया, तो क्या इनके बीच जो ये सही है या गलत है? ये सारी चीज़ें दी गई हैं। विवाद के मुख्य मामले जान कौन कौन से हैं। तो चंपकम
पहला देख लेते हैं। चंपकम दोराई राजन बना मद्रास राज्यवाद 1951 में। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार नीति निषेधक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया जो चंपकम दोराई राजनवाद है। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है, ऐसा कहा गया इसमें। फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और नीति निषेधक तत्वों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स में वाद में कहा गया। वर्तमान स्थिति क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति तत्वों के बीच सामंजस्य पूर्ण निर्माण का सिद्धांत स्थापित किया है। अदालतें नीति निषेधक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल तभी जब यह उचित हो। मूल ढांचे का सिद्धांत अभी भी लागू है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह विवाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निषेधक तत्वों के बीच एक जटिल संबंध को दर्शाता है। संविधान के भाग 4 के बाहर जो निर्देश हैं उनको जान लेते हैं। बाहर के जो निर्देश हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्वों का वर्णन किया गया है, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे निर्देशक भी हैं जो भाग 4 के बाहर हैं लेकिन फिर भी राज्य के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। यहाँ भाग 4 के बाहर के कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का विवरण दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 SC ST के दावों का सेवाओं और पदों के लिए यह अनुच्छेद जो है कहता है कि संघ या किसी राज्य की सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करते समय SC और ST के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता के रखरखाव के साथ संगतता में ध्यान रखा जाएगा। राज्य को SC और ST के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करने का निर्देश देता है, जो अनुच्छेद 335 है। मतलब SC और ST के हितों की रक्षा करने का प्रावधान करता है, निर्देश देता है। फिर अनुच्छेद 351 यह हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। यह अनुच्छेद संघ को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके। यह राज्य को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने का निर्देश देता है, जो अनुच्छेद 351 है। अनुच्छेद 301 विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। ये अनुच्छेद 301 कहता है कि अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यह राज्य को नागरिकों की संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने का निर्देश देता है। अब महत्व जान लेते हैं। जो DPSP के बाहर के निर्देश है उनका महत्व जान लेते हैं। ये निर्देश राज्य को सामाजिक न्याय, भाषाई विकास और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये निर्देश राज्य को ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करती है। ये निर्देश राज्य को एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना में मदद करते हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष रूप में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाग 4 के बाहर के निर्देश भी महत्वपूर्ण हैं और नागरिकों के हितों की रक्षा करते हैं, लेकिन वे भाग 4 में वर्णित नीति निषेधक तत्वों के समान कानूनी सुरक्षा का आनंद नहीं लेते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता का अनुप्रयोग, चलिए ये भी जान लेते हैं। UCC है उसका अनुप्रयोग। भारत में समान नागरिक संहिता का अनुप्रयोग एक जटिल मुद्दा है जिस पर लंबे समय से बहस चल रही है। यहाँ इसके अनुप्रयोग के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया गया है, चलिए जानते हैं। समान नागरिक संहिता क्या है?
समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो भारत के सभी नागरिकों पर उनके धर्म या जाति के बावजूद लागू होगा। यूसीसी जो है ऐसा कानून है। यह विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करेगा। वर्तमान में ये मामले विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। समान नागरिक संहिता के अनुप्रयोग के पक्ष में तर्क। देखिए, इसके प्रयोग में जो तर्क हैं सामान्य नागरिक संहिता के, उसको जान लेते हैं। समानता, यह सभी नागरिकों को कानून की समझ समान मानता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। राष्ट्रीय एकता, यह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। लैंगिक न्याय, यह महिलाओं को विवाह, तलाक और विरासत में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। कानूनी सरलता, यह व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता को कम करता है और कानूनी प्रणाली को सरल बनाता है। आधुनिकता, यह आधुनिक मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है, इसलिए जो है तत्व ये जो है इसके पक्ष में तर्क है कि ये समानता स्थापित करता है, ये राष्ट्रीय एकता स्थापित करता है, लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है, कानूनी सरलता है इसमें, यह आधुनिकता को बढ़ावा देता है। और विपक्ष में तर्क देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता के अनुप्रयोग के विपक्ष में तर्क। धार्मिक स्वतंत्रता, कुछ लोगों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। मतलब कि जब सभी एक समान हो जाएंगे तो सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं रह जाएगा, ये कहा जा रहा है। सांस्कृतिक विविधता, कुछ लोगों का तर्क है कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी नष्ट कर देगा। राजनीतिक संवेदनशीलता, यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है और सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है, ये भी कहा जा रहा है। तैयारी का अभाव, यह सभी धार्मिक समुदायों के साथ व्यापक परामर्श और सहमति के बिना इसे लागू करना मुश्किल है, ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए। अल्पसंख्यक भय, अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक पहचान खोने का डर है। वर्तमान स्थिति जान लेते हैं यूसीसी का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग के रूप में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। वर्तमान में जो है आर्टिकल 44 में जो है यूसीसी का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में जो है यूसीसी लागू करने का आग्रह किया है। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड राज्य ने भी समान नागरिक संहिता को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए, बल्कि अपना लिया है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हो चुका है अभी। अनुप्रयोग की चुनौतियां, सभी धार्मिक समुदायों के बीच सहमति बनाना। इसमें चुनौतियां ये हैं कि सभी लोगों को जो है इसके लिए सहमति चाहिए होती है, सबकी सहमत करना पड़ेगा सबको। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के बीच सामंजस्य भी स्थापित करना होगा सभी लोगों के। यह सुनिश्चित करना कि समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण और समान हो, ये एक कठिन चुनौती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता का अनुप्रयोग एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए सावधानी पूर्वक विचार और व्यापक सहमति की आवश्यकता है। चलिए, इस तरह से डीपीएसपी समाप्त होता है। अब मूल कर्तव्य को जान लेते हैं। मूल कर्तव्य क्या है? भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ये कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं जो उन्हें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। चलिए जान लेते हैं मौलिक कर्तव्यों का इतिहास क्या है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। उसके बाद फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिससे इसकी संख्या जो है 11 हो गई। मौलिक कर्तव्यों की सूची देख लेते हैं कोई कौन कौन से हैं।
अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये दूसरा है। ग भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उससे अछूड़ रखें। ग देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्यों का महत्व। ये कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति को बढ़ावा देते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को कानून का पालन करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कर्तव्य देश के विकास और प्रगति में योगदान देते हैं। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति समझ लेते हैं कि ये क्या है। मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें अदालतों द्वारा सीधे लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्यायिक निर्णयों में इन कर्तव्यों को महत्व दिया गया है। यह नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो उन्हें एक जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं चलिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसा कि ये गैर न्यायोचित है। मौलिक कर्तव्यों को अदालतों द्वारा सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। इनका उल्लंघन होने पर नागरिक अदालतों में जाकर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। यह नागरिकों के लिए नैतिक और नागरिक दायित्व है, न कि कानूनी रूप से बाध्यकारी कर्तव्य। नैतिक और नागरिक दायित्व। ये कर्तव्य नागरिकों को देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। ये नागरिकों को एक जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब। कई मौलिक कर्तव्य भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने और उसे संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। कई मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को देश की रक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव। कुछ मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण का सम्मान करने और सभी नागरिकों के साथ सद्भाव से रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने के लिए निर्देशित करते हैं। नागरिकों के लिए आचार संहिता का काम करते हैं।
मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए आचार संहिता के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें एक जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मौलिक अधिकारों के पूरक। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों को कुछ जिम्मेदारियां प्रदान करते हैं। सकारात्मक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नकारात्मक कर्तव्यों के विपरीत सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। वे नागरिकों को कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि देश की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। अब मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों का संबंध, अगला टॉपिक है मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों का संबंध। चलिए जान लेते हैं कि दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच एक गहरा और पूरक संबंध है। ये दोनों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं और एक दूसरे को संतुलित करते हैं। यहाँ उनके संबंध के मुख्य पहलू दिए गए हैं, जैसे कि पूरकता। मौलिक अधिकार नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों को कुछ जिम्मेदारियां सौंपते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं और एक संतुलित समाज के निर्माण में मदद करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। ये मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलन। मौलिक अधिकार नागरिकों को अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रोकते हैं, जिससे समाज में अराजकता फैल सकती है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करते हैं। ये दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का सम्मान किया जा सके। सामाजिक न्याय। मौलिक अधिकार सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को सामाजिक न्याय को बनाए रखने में योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दोनों मिलकर एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण में मदद करते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता। मौलिक अधिकार नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दोनों मिलकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं। कानून का शासन। मौलिक अधिकार कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को कानून का पालन करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दोनों मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां कानून का शासन स्थापित है। न्यायिक व्याख्या जान लेते हैं। अदालतों ने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किया है। अदालतें मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखती है। अदालतें मौलिक अधिकारों को लागू करते समय मौलिक कर्तव्यों को भी बढ़ावा देती है। संक्षेप में अगर कहें तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ अन्य सिद्धांत जान लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं जो भारतीय राजनीति और समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अन्य सिद्धांतों का विवरण दिया गया है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। यह सिद्धांत धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। दूसरा सिद्धांत है समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। यह सिद्धांत आय की असमानताओं को कम करने और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। लोकतंत्र।
भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। यह सिद्धांत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कानून के शासन को बढ़ावा देता है। संघवाद। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है। यह सिद्धांत क्षेत्रीय विविधता और स्वायत्तता को मान्यता देता है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। भारतीय संविधान न्यायपालिका को कानूनों और सरकारी कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कानून का शासन। यह सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत मनमानी सरकारी कार्रवाई को रोकता है और न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करता है। इसका अर्थ है कि राज्य नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। यह सिद्धांत शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने पर जोर देता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के मूल्यों को दर्शाते हैं और भारतीय समाज और राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया एक जटिल और बहुचरणीय प्रक्रिया है। यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जैसे कि विधेयक का निर्माण और प्रस्तुति। कानून बनाने की प्रक्रिया एक विधेयक के निर्माण में से शुरू होती है। विधेयक एक मसौदा कानून है जिसे संसद या राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है। विधेयक को सरकारी या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं, जबकि निजी सदस्य विधेयक संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए जाते हैं। दूसरा, विधेयक पर चर्चा और मतदान। विधेयक को संसद या विधानसभा के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक पर चर्चा होती है और सदस्य संशोधनों का प्रस्ताव कर सकते हैं। विधेयक को दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। कुछ विधेयक को विशेष बहुमत या राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति देते हैं तो यह कानून बन जाता है। कानून का प्रकाशन और लागू होना। कानून बनने के बाद इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। कानून में उल्लिखित तिथि से या सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से कानून लागू होता है। कानून बनाने की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। संसद। भारत की संसद में राष्ट्रपति, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। राज्य विधानसभाएं। राज्यों में राज्य विधानसभाएं कानून बनाती हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। अध्यादेश। राष्ट्रपति और राज्यपालों को आपातकालीन स्थितियों में अध्यादेश जारी करने के अधिकार हैं। अध्यादेश संसद या विधानसभा द्वारा पारित कानूनों के समान प्रभाव रखते हैं। न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका को संसद या विधानसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून बनाने की प्रक्रिया जटिल है, इसमें समय लग सकता है। नेक्स्ट है कानून बनाने में संवैधानिक और संविधानेतर निकायों की भूमिका। ये जान लेते हैं ये क्या होता है, इन दोनों की क्या भूमिका है। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में संवैधानिक और संविधानेतर दोनों निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, जैसे कि संसद।
संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, कानून बनाने का प्राथमिक निकाय है। ये संसद के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर बहस करते हैं, विधेयकों में संशोधन करते हैं और कानूनों को पारित करते हैं। इनका काम है। जो राष्ट्रपति, जो संसद का अभिन्न अंग है, संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। अगला निकाय है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद शामिल है, राज्य के विषयों पर कानून बनाते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे संविधान के अनुरूप हों। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकती है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित कानूनों को लागू करने में सहयोग करता है। संविधानेतर निकाय। नीति आयोग, नीति आयोग सरकार को विभिन्न नीतिगत मामलों पर सलाह देता है, जिसमें कानून बनाने से संबंधित मामले भी शामिल हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विश्लेषण करता है और सरकार को सिफारिशें करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है और कानूनों के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर सकता है। विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय अपने अपने क्षेत्रों में संबंधित कानूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रालय विधेयकों का मसौदा तैयार करते हैं, हितधारकों के साथ परामर्श करते हैं और संसद में विधेयकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधि आयोग, विधि आयोग कानूनी सुधारों पर सरकार को सलाह देता है और कानूनों की समीक्षा करता है। कानून बनाने में इनकी भूमिका का महत्व। संवैधानिक निकाय कानूनों की वैधता और संविधान के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करते हैं। संविधानेतर निकाय तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत सलाह प्रदान करते हैं। इन निकायों के बीच सहयोग और समन्वय कानूनों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। मूल संरचना, ये जो निकाय है, मूल संरचना जान लेते हैं, यह कैसे विकसित हुई। मूल संरचना, मूल संरचना क्या है ये जान लेते हैं। ये कैसे विकसित हुई ये जानना है। तो मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कानूनों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो यह निर्धारित करती है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इस सिद्धांत का विकास भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यहाँ इसके विकास की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। पृष्ठभूमि जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। शुरुआत में यह माना जाता था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन समय के साथ यह सवाल उठा कि क्या संसद की संशोधन शक्ति असीमित है। विकास की प्रक्रिया जान लेते हैं। शंकरी प्रसाद मामला 1951। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह मामला 1965। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले के फैसले को बरकरार रखा। गोलकनाथ मामला 1967। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसलों को पलट दिया और फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती मामला 1973। यह मामला मूल संरचना के सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में के फैसले को पलट दिया और फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। केशवानंद भारती मामले में कहा गया। न्यायालय ने मूल संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया, लेकिन कुछ तत्वों को इंगित किया, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक समीक्षा।
मिनर्वा मिर्स मामला 1980। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों और नीति निषेधक तत्वों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। वामन राव मामला 1981। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती मामले के फैसले की तारीख के बाद किए गए सभी संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। मूल संरचना के तत्व। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न मामलों में मूल संरचना के तत्वों को स्पष्ट किया है। अब क्या क्या आते हैं इनमें जो है शामिल है, जान लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता मूल संरचना के तत्व में शामिल है। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संघवाद, विधायी, कार्यपालिक और न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, विधि का शासन, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों और नीति निषेधक तत्वों के बीच संतुलन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज, ये सब मूल सिद्धांत के जो है तत्व हैं, मूल संरचना के तत्व हैं। इनका महत्व क्या है, मूल संरचना का महत्व जान लेते हैं। मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय संविधान की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। यह संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान को मनमाने ढंग से बदला न जाए। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। भारतीय संविधान में आवश्यक विभिन्न प्रकार के बहुमत जान लेते हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के बहुमतों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के बहुमतों का विवरण दिया गया है। साधारण बहुमत, यह सबसे आम प्रकार का बहुमत है। इसका अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक होना। इसका उपयोग सामान्यतः विधेयकों को पारित करने, प्रस्तावों को स्वीकार करने और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पदों के लिए चुनाव करने के लिए किया जाता है। साधारण बहुमत का प्रयोग। दूसरा है प्रभावी बहुमत। इसका अर्थ है सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। इसका उपयोग उपराष्ट्रपति को हटाने और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में किया जाता है। तीसरा है विशेष बहुमत। इसके कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे आम प्रकार उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसका उपयोग संविधान में संशोधन करने, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने और राज्य के नीति सिद्धांतों में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। चौथा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। यह जो है सबसे कठिन प्रकार का बहुमत है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने के लिए किया जाता है। बहुमतों का महत्व जान लेते हैं क्या है। बहुमतों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाएं। वे यह सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय केवल तभी लिए जाएं जब उन्हें पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। विभिन्न प्रकार के बहुमतों का उपयोग विभिन्न स्थितियों में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रकार के बहुमत की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट है डीपीएसपी बनाम मूल अधिकार। चलिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व के बीच का संबंध एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है।
इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर और संबंध इस प्रकार हैं। मौलिक अधिकार, ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। ये न्यायोचित हैं, यानी इनके उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय में जा सकते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ये राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। ये नकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि यह राज्यों को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व यानी डीपीएसपी जान लेते हैं। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। ये गैर न्यायोचित हैं, यानी इनके उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ये राज्य को नीति निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं। ये सकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। अब दोनों में संबंध क्या है और विवाद क्या है उसको जान लेते हैं। संबंध और विवाद डीपीएसपी और मूल अधिकारों में, इन दोनों के बीच एक पूरक संबंध है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, जबकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है, जबकि डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। न्यायपालिका ने इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायालय ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया है। मुख्य अंतर, न्यायोचितता, मौलिक अधिकार न्यायोचित है जबकि डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। प्रकृति, मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि डीपीएसपी सकारात्मक है। उद्देश्य, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं जबकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। अतः संक्षेप में, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान करते हैं। सिद्धांत और शब्दावलियाँ, भारतीय संविधान और कानूनी प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और शब्दावलियाँ हैं। यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत और शब्दावलियों का विवरण दिया गया है। महत्वपूर्ण सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। यह संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। कानून का शासन, यह सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह मनमानी सरकारी कार्रवाई को रोकता है और न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। न्यायिक समीक्षा, यह न्यायपालिका को कानूनों और सरकारी कार्यों की समीक्षा करने और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार देता है। यह संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। धर्मनिरपेक्षता, यह सिद्धांत कहता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। संघवाद, यह सिद्धांत कहता है कि शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है। यह क्षेत्रीय विविधता और स्वायत्तता को मान्यता देता है। समानता का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकार जो नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार समझ में आ गया कि ये भाग 3 में है जो नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं और जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मौलिक कर्तव्य,
भाग 4A में उल्लिखित हैं जो नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं। विधेयक प्रस्तावित कानून का मसौदा है। ये विधेयक बोलते हैं। अभी जैसे कोई कानून अभी प्रस्तावित है तो उसको विधेयक बोलते हैं। अधिनियम संसद या राज्य विधानसभा द्वारा अगर पारित कानून है तो उसको अधिनियम बोलते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून को अध्यादेश बोलते हैं। याचिका अदालत द्वारा जारी किया गया कानूनी आदेश को याचिका बोलते हैं। न्यायिक सक्रिया जारी आदेश को याचिका बोलते हैं। न्यायिक सक्रियता अदालतों द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना, ये होता है। न्यायिक सक्रियता क्या होता है? अदालतों द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना, ये न्यायिक सक्रियता हो गई। जनहित याचिका जनहित के मामलों में अदालतों में दायर की गई याचिका को जनहित याचिका बोलते हैं, यानी कि PIL बोलते हैं। संवैधानिक संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। अधिकार परीक्षा यह रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार को चुनौती देने के लिए जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह रीट अवैध हिरासत के खिलाफ जारी की जाती है। परमादेश यह रीट किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। उत्प्रेषण यह रीट किसी निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। प्रतिषेध यह रीट किसी निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकती है। यह शब्दावली और सिद्धांत भारतीय कानूनी प्रणाली और संविधान को समझने में, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह शब्दावली और सिद्धांत भारतीय कानूनी प्रणाली और संविधान को समझने के लिए जरूरी हैं। शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। शक्तियों का पृथक्करण एक राजनीतिक सिद्धांत है जो सरकार की शक्तियों को 3 अलग अलग शाखाओं में विभाजित करता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस सिद्धांत का उद्देश्य शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी शाखा बहुत शक्तिशाली न बन जाए। यहाँ इस सिद्धांत के मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है। चलिए जान लेते हैं सिद्धांत का मूल। यह सिद्धांत जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, यह सिद्धांत फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार की निरंकुशता को रोकना और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करना कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में रहकर काम करें। 3 शाखाएं। विधायिका यह कानून बनाती है। भारत में संसद, लोकसभा और राज्यसभा विधायिका है। कार्यपालिका यह कानूनों को लागू करती है। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है। न्यायपालिका यह कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का समाधान करती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें ये न्यायपालिका हैं। सिद्धांतों का महत्व। शक्ति का संतुलन यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखता है। अत्याचार से सुरक्षा यह नागरिकों को सरकारी अत्याचार से बचाता है। स्वतंत्रता की रक्षा यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। जवाबदेही यह सरकार की प्रत्येक शाखा को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है। भारतीय संदर्भ भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है जिसमें कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है, लेकिन न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। भारतीय संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली है जिसमें प्रत्येक शाखा अन्य शाखाओं की शक्तियों पर कुछ नियंत्रण रखती है।
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो लोकतांत्रिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी और ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं जान लें। अमेरिकी और ब्रिटिश संविधान की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं जो उनके ऐतिहासिक विकास और राजनीतिक संस्कृति को दर्शाती है। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का विवरण दिया गया है। जैसे अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। लिखित और कठोर संविधान। अमेरिकी संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में तैयार किया गया था। इसे संशोधित करना अपेक्षाकृत कठिन है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। वह विधायिका से स्वतंत्र होता है। शक्तियों का पृथक्करण। अमेरिकी संविधान सरकार की शक्तियों को 3 शाखाओं में विभाजित करता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रत्येक शाखा की अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं और वे एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन रखती हैं। न्यायिक समीक्षा। अमेरिकी न्यायपालिका को कानूनों और सरकारी कार्यों की समीक्षा करने और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संघीय प्रणाली। अमेरिका एक संघीय गणराज्य है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन है। इसमें राज्य की स्वायत्तता का सम्मान किया जाता है। अधिकारों का विधेयक। अमेरिकी संविधान में अधिकारों का विधेयक शामिल है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। अलिखित और लचीला संविधान। ब्रिटिश संविधान अलिखित है जिसका अर्थ है कि यह एक एकल दस्तावेज में संहिताबद्ध नहीं है। यह कानूनों, अदालती फैसलों और परंपराओं के संग्रह से बना है। इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से आसानी से संशोधित किया जा सकता है। संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन द्वारा चुना जाता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। संसदीय संप्रभुता। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और कोई भी कानून बना सकती है या निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है। कानून का शासन। ब्रिटेन में कानून का शासन है जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। यह सिद्धांत मनमानी कार्रवाई को रोकता है और न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। एकात्मक प्रणाली। ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य है जिसमें केंद्र सरकार के पास अधिकांश शक्ति होती है। स्थानीय सरकारों की सीमित शक्तियां होती हैं। राजशाही। ब्रिटेन में एक संवैधानिक राजशाही है जिसमें राजा या रानी राज्य का प्रमुख होता है। राजा या रानी की सीमित राजनीतिक शक्तियां होती हैं और वे मुख्य रूप से एक औपचारिक भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं कि इन दोनों संविधानों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं और वे विभिन्न ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान में नियंत्रण और संतुलन के प्रावधान। ये क्या होते हैं? भारतीय संविधान में नियंत्रण और संतुलन के प्रावधानों का उद्देश्य सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी शाखा बहुत शक्तिशाली न बन जाए। यहाँ इन प्रावधानों का विवरण दिया गया है। संविधान में जो है ना नियंत्रण और संतुलन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य ये है कि सरकार की जो भी शाखाएं हैं उनके बीच संतुलन बना रहे और कोई भी जो है किसी पर नियंत्रण स्थापित न करे, कोई भी मतलब अधिक शक्तिशाली न बन जाए। जैसे कि चलिए इन प्रावधानों का विवरण दिया गया है। जैसे विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को गिरा सकती है।
संसद प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठा सकती है। संसद सरकार की बजट और व्यय पर नियंत्रण रखती है। कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है विधायिका। न्यायपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। संसद न्यायाधीशों पर महाभियोग चला सकती है। संसद न्यायालय के अधिकार से परे या अल्ट्रा वायस घोषित कानूनों में संशोधन कर सकती है और इसे पुनः मान्य बना सकती है। कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब देखिए कार्यपालिका किस तरह से विधायिका पर नियंत्रण है। विधायिका पर नियंत्रण, राष्ट्रपति जो है संसद को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो संसद द्वारा पारित कानूनों के समान प्रभाव रखते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को वीटो कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। न्यायपालिका पर नियंत्रण है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को क्षमादान दे सकते हैं। अब न्यायपालिका देखते हैं किस तरह से नियंत्रण रखती है। विधायिका पर नियंत्रण कैसे रखती है न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संसद द्वारा पारित कानूनों की वैधता की जांच कर सकती है और उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है। न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की वैधता की जांच कर सकती है और उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब नियंत्रण और संतुलन का महत्व समझ लेते हैं। क्या है शक्ति का संतुलन? यह प्रावधान सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखते हैं। अत्याचार से सुरक्षा, यह नागरिकों को सरकारी अत्याचार से बचाते हैं। स्वतंत्रता की रक्षा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। जवाबदेही, यह सरकार की प्रत्येक शाखा को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाते हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों का संरक्षण, यह नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था ही है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुसंख्यकवादी व्यवस्था में बदलने से बचाती है। न्यायिक स्वतंत्रता, यह सरकार की अन्य शाखाओं से न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता का दुरुपयोग कम करना, यह प्रावधान सरकार में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता का दुरुपयोग कम करते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में नियंत्रण और संतुलन के प्रावधान लोकतांत्रिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक है न्यायिक समीक्षा। ये क्या है समझ लेते हैं। न्यायिक समीक्षा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है जिसके तहत न्यायपालिका यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकें। यहाँ न्यायिक समीक्षा के कुछ मुख्य पहलुओं का विवरण दिया गया है, जान लेते हैं। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अदालतें यह निर्धारित करती हैं कि क्या कोई कानून या सरकारी कार्यवाही संविधान के अनुरूप है। यदि कोई कानून या सरकारी कार्यवाही संविधान का उल्लंघन करती है तो अदालतें उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। न्यायिक समीक्षा का महत्व। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान को देश का सर्वोच्च कानून बनाए रखने में मदद करती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। शक्ति का संतुलन, यह सरकार की विभिन्न शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कौन? न्यायिक समीक्षा। संघीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करती है न्यायिक समीक्षा। भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा निहित है, हालांकि इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय न्यायपालिका विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 13, 32, 226 और 132 भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के आधार प्रदान करते हैं।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, ने भारतीय लोकतंत्र को आकार देने में मदद की है। न्यायिक समीक्षा का दायरा, न्यायिक समीक्षा का दायरा जान लेते हैं। विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा, यह सुनिश्चित करना कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून संविधान के अनुरूप है। कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा, यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश और नीतियां संविधान के अनुरूप हैं। संवैधानिक संशोधन की समीक्षा करना। निष्कर्ष देख लेते हैं। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करता है। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा एक मौलिक सिद्धांत है जो सरकार की शक्तियों को 3 अलग अलग शाखाओं में विभाजित करने का समर्थन करती है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका उद्देश्य शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना और सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक शाखा इतनी शक्तिशाली न हो जाए कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दे। ये है शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का सिद्धांत। यहाँ शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के प्रमुख पहलुओं का विवरण दिया गया है। सिद्धांत और का उद्भव और विकास। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उद्भव और विकास जान लेते हैं कैसे उद्भव हुआ। यह सिद्धांत 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में विकसित किया गया था। मॉन्टेस्क्यू ने तर्क दिया कि यदि सरकार की सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति या निकाय में निहित हैं तो यह अत्याचार और स्वतंत्रता के दमन को जन्म दे सकता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य सरकार की निरंकुशता को रोकना और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। 3 शाखाएं और उनके कार्य। विधायिका, इसका कार्य कानून बनाना है। भारत में संसद विधायिका का कार्य करती है, लोकसभा और राज्यसभा विधायिका का कार्य करती है। कार्यपालिका, इसका कार्य कानूनों को लागू करना है। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के अंग हैं। न्यायपालिका, इसका कार्य कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का समाधान करना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें न्यायपालिका का हिस्सा हैं। सिद्धांत का उद्देश्य जान लेते हैं। शक्ति का संतुलन। शक्ति का संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। अत्याचार से सुरक्षा, यह नागरिकों को सरकारी अत्याचार से बचाता है। स्वतंत्रता की रक्षा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। जवाबदेही, यह सरकार की प्रत्येक शाखा को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है। दक्षता, विशेषज्ञता को बढ़ावा देकर सरकारी कार्यों की दक्षता को बढ़ाता है। भारतीय संदर्भ। भारतीय संदर्भ में भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है जिसमें कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है। भारतीय संविधान में नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली है जहां प्रत्येक शाखा दूसरी शाखा की शक्ति को सीमित करती है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात कहता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की वैधता की जांच कर सकती है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है जो लोकतांत्रिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना चलिए कर लेते हैं। भारतीय संविधान एक अद्वितीय दस्तावेज है जो कई अन्य देशों के संविधानों से अलग है। हालांकि इसने अन्य देशों के संविधानों से कई विशेषताओं को अपनाया है। भारतीय संवैधानिक योजना की कुछ अन्य देशों के साथ तुलना की गई है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। देख लेते हैं इसमें समानताएं क्या है, अंतर क्या है।
समानताएं, दोनों देशों में लिखित संविधान और संघीय शासन प्रणाली है। दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। दोनों देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अंतर, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत है। भारत में राज्य की नीति निषेध तत्व अमेरिकी संविधान में नहीं है। ब्रिटेन में देख लेते हैं समानताएं क्या हैं। दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली है, दोनों देशों में कानून का शासन है। अंतर, ब्रिटिश संविधान अलिखित है जबकि भारतीय संविधान लिखित है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है जबकि भारत में संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटेन में एकात्मक राज्य है जबकि भारत में संघीय राज्य है। कनाडा का देख लेते हैं, समानताएं क्या हैं। दोनों देशों में संघीय शासन प्रणाली है, दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली है। अंतर, कनाडा में अपेक्षाकृत रूप से केंद्र अधिक शक्तिशाली है जबकि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण अधिक संतुलित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है जो कनाडाई संविधान में नहीं है। आयरलैंड में समानता है, दोनों देशों के संविधानों में जो है डीपीएसपी का प्रावधान है। अंतर, आयरलैंड में एकात्मक राज्य है जबकि भारत में संघीय राज्य है। अन्य महत्वपूर्ण बातें, भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान ने विभिन्न स्रोतों से विशेषताओं को अपनाया है लेकिन इसने अपनी अनूठी पहचान बनाए रखी है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह तुलना दिखाती है कि भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधानों से कई मायनों में अलग है लेकिन इसने उनसे कई महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी अपनाया है। अब अगला टॉपिक है यूएसए, यूके, भारत और पड़ोसियों की संवैधानिक योजनाओं की तुलना। चलिए कर लेते हैं। भारत अमेरिका, भारत यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और भारत के पड़ोसियों की संवैधानिक योजनाओं की तुलना में कई महत्वपूर्ण अंतर और समानताएं हैं। चलिए जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, समानताएं, दोनों देशों में लिखित संविधान और संघीय शासन प्रणाली है। दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। दोनों देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अंतर, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत है। भारत में डीपीएसपी है जबकि अमेरिका में नहीं है, अमेरिकी संविधान में नहीं है। यूके, समानताएं, दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली है, दोनों देशों में कानून का शासन है। अंतर, ब्रिटिश संविधान अलिखित है जबकि भारतीय संविधान लिखित है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटेन में एकात्मक राज्य है, भारत में संघीय राज्य है। भारत और उसके पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देशों में संवैधानिक प्रणालियों में बहुत विविधता है। कुछ देशों में संसदीय लोकतंत्र है जबकि अन्य में राष्ट्रपति शासन या सैन्य शासन है। पाकिस्तान में सैन्य शासन और लोकतांत्रिक शासन दोनों का अनुभव किया है। पाकिस्तानी संविधान में इस्लामी कानून का महत्वपूर्ण प्रभाव है। बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र है। बांग्लादेश का संविधान भारत के संविधान से बहुत प्रभावित रहा है। नेपाल ने हाल ही में एक राजशाही से लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन किया है। नेपाल का संविधान नया है और इसमें सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर जोर दिया गया है। श्रीलंका में एक राष्ट्रपति प्रणाली है जिसमें संसदीय प्रणाली का मिश्रण है। श्रीलंका का संविधान एकात्मक है। सामान्य तुलना चलिए कर लेते हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूत नींव है जबकि भारत के कुछ पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं अभी भी विकसित हो रही हैं। भारत और अमेरिका में संघीय प्रणालियां हैं जबकि ब्रिटेन और भारत के कुछ पड़ोसी देशों में एकात्मक प्रणालियां हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य पर जोर दिया गया है जो कई अन्य देशों के संविधानों में अनुपस्थित है। यह तुलना दिखाती है कि भारतीय संवैधानिक योजना
अन्य देशों की तुलना में अद्वितीय है, लेकिन इसमें कई समान विशेषताएं भी हैं।